इम्पॉर्टेंट व्यंजक सिद्ध करेंगे। यंग के द्विसलिट प्रयोग में जो फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात की जाती है उसका व्यंजक हम सिद्ध करेंगे। ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, बिल्कुल आपको यह व्यंजक समझ में आएगा और ये परीक्षक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण व्यंजक है। तो आइए शुरू करते हैं बहुत ही आसान स्टेप में कैसे हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यंग के द्विसलिट प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए यह डायग्राम बनाएंगे। ये डायग्राम बहुत ही आसान डायग्राम है। पहले सर्वप्रथम हम डायग्राम को समझ लें। ये डायग्राम में क्या बनाया गया है। ये एक स्रोत है, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत जिसका तरंग दैर्ध्य लैम्डा है और इसके आगे दो पास में निकट कुछ दूरी पर स्लिट बनाया गया है जिसकी दूरी एक दूसरे से दूरी स्मॉल डी है और इस स्रोत से इस पर्दे की दूरी, ये एक पर्दा है जहाँ पर व्यतिकरण फ्रिंज जो है बन रहा है और इस पर्दे की दूरी कैपिटल डी माना गया है। तो हमारा एक वर्णीय प्रकाश स्रोत का तरंग है लैम्डा, दोनों स्लिटों के बीच की दूरी स्मॉल डी और इस स्लिट से स्रोत से पर्दे की दूरी कैपिटल डी है। ठीक है, माना इसमें आने वाली एक तरंगे और इसकी तरंगे दोनों यहाँ पर मिल रही जहाँ फ्रिंज बन रहा है। तो केंद्रीय बिंदु O से इस फ्रिंज की दूरी स्मॉल x मान लेते हैं और इसको आपस में बढ़ा करके समांतर लाइनें खींचने पर यहाँ एक त्रिभुज बनेगा। तो सबसे पहले हम ये जो त्रिभुज बन रहा है वहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और उसके बाद कर्णक वर्ग जो सूत्र है उसका मान आ जाएगा। देखिए क्या करेंगे, चित्र से त्रिभुज S1PQ में पाइथागोरस प्रमेय, आप सभी जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय बराबर कर्णक वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। इस प्रमेय का उपयोग कर रहे हैं, मैं लिख देता हूँ, कर्णक वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण यहाँ पर ये तिरछी लाइन है जो S1P है वो कर्ण है, तो ये S1P का स्क्वायर और लंब PQ स्क्वायर है, आधार S1Q है। तो हम S1Q को पहले लिख देते हैं, प्लस होने के कारण किसी को भी पहले लिख सकते हो सुविधाजनक के लिए। और यहाँ पर PQ का स्क्वायर ये इस प्रकार से बना। इस PQ को देखिए, PQ जो है ये एक दूरी है जो कि हम अननोन है और हमको एक चीज पता है, यहाँ O से लेकर P तक x है और O से लेकर Q तक का जो डिस्टेंस है वो d/2 है। ये अगर टोटल d है तो बीच की लाइन खींचेंगे तो आधी हो जाएगी, ये d/2 ये दूरी। ये टोटल अगर x है और ये d/2 है तो ये मान आप आसानी से निकाल सकते हो, इस पूरे x माइनस d/2। तो PQ का मान हो जाएगा और S1Q क्या है, S1Q है d, तो ये कैपिटल D स्क्वायर प्लस PQ हो जाएगा OP माइनस OQ का स्क्वायर और OP क्या है x, तो हम उसको लिख देंगे x माइनस OQ क्या है d/2। इस प्रकार से इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया इक्वेशन नंबर 1। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बड़ा त्रिभुज जहाँ से नीचे तरंगे निकल करके मिल रही है उसके कारण बनने वाला त्रिभुज को लेते हैं तथा त्रिभुज H2PR में पुनः पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और यही प्रोसेस आएगा। तो H2P ये कर्ण है, तो H2P स्क्वायर इक्वल टू इसमें का आधार ले लेते हैं S2R का स्क्वायर प्लस लंब PR का स्क्वायर। H2R क्या है, D है, पुनः समांतर लाइनें होने के कारण ये लाइन ये सारी दूरियां D माना गया है, तो H2R भी क्या आएगा D, तो D का स्क्वायर प्लस PR, P से लेकर R, ध्यान से देखिए इसको दो भाग में बांट सकते हैं हम PR को, एक OP प्लस OR का होल स्क्वायर। इसके बाद यह आ जाएगा OP जो क्या है O से P, यहाँ देखिए O से P हमने माना x
इसके जगह हम लिखेंगे x माइनस ओ आर क्या है, ओ से आर छोटी दूरी d/2, इस टोटल d की आधा, तो ये d/2 लिख देंगे और स्क्वायर यहाँ आ जाएगा h2p का होल स्क्वायर, ये इसको मान लेंगे हम समीकरण 2। इस प्रकार समीकरण 1 इस भुजा का वर्ग आया, समीकरण 2 इस जो तरंगे चल रही है उसका वर्ग आया। अब हम चूंकि इन दोनों पथों का अंतर निकालना है तो हमको बड़ी पथ नीचे वाले मान में ऊपर वाले घटाएंगे, मतलब h2p² में h1p² को माइनस करके पथांतर निकाल सकते हैं। तो ये समीकरण 1 और 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके द्वारा हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे करते हैं, समीकरण 2 में 1 को घटाते हैं। यहाँ तक क्लियर सबको? समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से, समीकरण 2 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, h2p², इसका लेफ्ट हैंड साइड माइनस h1p²। ध्यान देंगे माइनस कर रहे हैं, इसका राइट हैंड साइड आप पहले लिख देते हैं d², ये प्लस है ध्यान देना, d² प्लस x प्लस d/2 का होल स्क्वायर, ये पूरा लिखा मैंने। उसके बाद करना है माइनस, ये माइनस कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो माइनस करने के बाद समीकरण 1 में जो है ये d² है, ये प्लस माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्या आएगा, x माइनस d/2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया? अब हम ब्रैकेट खोलेंगे, वर्ग का सूत्र लगाएंगे। आपको यहाँ पर 3 फार्मूला यूज करना है बीजगणित का। एक तो है a² ऋण b² का इस पक्ष में, दूसरा a धन b का वर्ग, तीसरा a ऋण b का वर्ग। a धन b यहाँ काम आएगा, a ऋण b यहाँ काम आएगा। ये तीनों फार्मूला आपको याद होगा। a ऋण b a धन b होता है और इसका a² प्लस b² प्लस 2ab होता है, ये a² प्लस b² माइनस 2ab। इस फार्मूला, तीनों फार्मूला का यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो इस सूत्र से a ऋण b, तो a की जगह में h2p है माइनस h1p इंटू a धन b h2p प्लस h1p इक्वल टू, इस साइड आ जाते हैं d² प्लस, ये क्या है, a धन b के रूप में है पूरे का वर्ग, तो a धन b पूरे का वर्ग इस फार्मूला से ये हो जाएगा a का स्क्वायर मतलब x² प्लस b का स्क्वायर मतलब d का वर्ग बटे 2 का वर्ग, दोनों में वर्ग, प्लस 2ab, 2 a की जगह में x है इंटू d/2, ये दोनों का ये पद आया, ठीक है। ये d² पहले का था और ये तीनों जो है इसके कारण आया है, ठीक है। अब हम इसका खोलते हैं, माइनस d² माइनस ये वाला ओपन करेंगे तो x माइनस x² प्लस d² बटे 2 का स्क्वायर माइनस 2x इंटू d/2। तो ये सूत्रों का हमने यहाँ पर उपयोग किया। अब यहाँ एक चीज ध्यान देंगे, चाहे तो हम यहाँ से प्लस d और माइनस d कटा सकते हैं, फिर क्या बचा, ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, देखिए ये पूरा जैसा है उसको वैसे ही लिख दीजिए और ये 2 और 2 को कटा दीजिए, 2 अंश में और हर में कट जाएगा। क्या बचा, x² प्लस d²/2, ये d²/2 का स्क्वायर मतलब 4 कर सकते हैं इसको, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस इसके साथ में बचा है xd, ये हो गया, ये x² d² बटे 4 प्लस ये 2 तो कट चुका है, बचा xd, तो xd आ गया, माइनस ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये भी ऊपर माइनस हो जाएगा और ये माइनस जो है प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x² माइनस d², 2 का वर्ग है तो 4 और माइनस माइनस प्लस xd, यहाँ से 2 कट चुका है। अब इस पद में देखिए x² पॉजिटिव है और x² नेगेटिव, ये कैंसिल हो जाएंगे,
डी स्क्वायर बटे 4 प्लस में है, डी स्क्वायर बटे 4 माइनस में कट जाएगा, बच गया क्या, एक्स डी प्लस एक्स डी, ये, और एक्स डी प्लस एक्स डी करेंगे तो 2x डी। यहाँ तक क्लियर है। और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में ये दोनों पद है, ये दोनों पद में से एक जो ब्रैकेट है ये वाला जो इसके साथ इंटू है, इसको उधर पक्षांतर कर देते हैं तो ये इस साइड बचेगा H2P माइनस H1P, और ये इधर चला जाएगा तो इसके साथ क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा H2P प्लस H1P। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। इसको समीकरण नंबर 3 नाम देते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आपका सारे फैक्टर कट जाते हैं, केवल एक्स डी और एक्स डी बचता है, दोनों जोड़ने पर 2x हो जाता है। बाकी प्लस माइनस होने के कारण ये प्लस था ये माइनस हो गया, कट गया, ये प्लस था माइनस कट गया, ये प्लस था माइनस सेम कट गया, एक्स डी बचा, दोनों जोड़े तो क्या हुआ 2x। इस प्रकार से हमारा इक्वेशन नंबर 3 आया। यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे, इसको ऊपर मिटा रहा हूँ मैं। यहाँ पर देखिए जो H2P और H1P है, इसका अगर डिफरेंस ज़्यादा ना हो, इसकी हाइट ये बहुत केंद्र के पास हो, केंद्रीय फ्रिंज हो, तो उस स्थिति में यदि H1P इज सिमिलर टू H2P, तो ये जो वैल्यू है ये इन लाइन की इस दूरी के बराबर आ जाएगी। तो हम इस जगह H2P और H1P को लगभग बराबर मानते हुए, D के बराबर मानते हुए लेंगे तो इसका मान समीकरण 3 जो हो जाएगा, समीकरण 3 जो हो जाएगा, यहाँ पर D और यहाँ पर D कर देते हैं, H2P माइनस H1P इक्वल टू 2xD अपॉन D प्लस D। तो ये दोनों को जोड़ने पर क्या होगा, D और D 2xD अपॉन 2D, ये 2 और 2 कटने के बाद बचा xD अपॉन कैपिटल D। ये है दो तरंगों के बीच पथांतर H2P माइनस H1P। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसी का यूज हम आगे फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करने में पथांतर के रूप में करेंगे। ये पथांतर का सूत्र समीकरण नंबर 4 आया। अब आगे हम आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट अब ये जो पथांतर आया हुआ है, इसी के द्वारा हम दीप्त और अदीप्त फ्रिंज की पहले स्थिति निकालेंगे और स्थितियों में अंतर ज्ञात करके उसकी चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले निकालते हैं दीप्त फ्रिंज की स्थिति। इस प्रकार पथांतर का समीकरण आया है H2P माइनस H1P बराबर xD। ठीक है, इसकी सहायता से हम आगे दीप्त फ्रिंज की स्थिति और अदीप्त फ्रिंज की स्थिति ज्ञात करेंगे। इसके लिए हमको पता है कि दीप्त फ्रिंज मिलेगा कौन से व्यतिकरण में, संपोषी व्यतिकरण। तो संपोषी व्यतिकरण में जो पथांतर होता है, क्योंकि इसका सूत्र यहाँ लिखेंगे, संपोषी व्यतिकरण के पथांतर का सूत्र हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ये होता है 2n इंटू λ/2, ये आपको याद होना चाहिए। संपोषी व्यतिकरण जहाँ पर दीप्त फ्रिंज बनता है, जिसके कारण उस स्थिति में पथांतर होता है 2n λ/2। तो यहाँ पर आप पथांतर जो आया हुआ है उस मान समीकरण 4 xD को रख दीजिए, तो ये हो जाएगा xD अपॉन कैपिटल D। ये 2 को कैंसिल कर दीजिए, यहाँ बचेगा n लैम्डा। तो स्थिति जो x है पोजीशन, वो आ जाएगा, D को उधर ले जाएंगे तो कैपिटल D ऊपर चला जाएगा और स्मॉल d नीचे भाग हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 5 ये है जहाँ पर आपका n संपोषी व्यतिकरण में 0 1 2 3। इस प्रकार से अगर 0 डालते हैं n का मान, तो इसका मान x मतलब स्थिति शून्य मतलब केंद्रीय स्थिति। ठीक है, 1 डालते हैं प्रथम दीप्त फ्रिंज की स्थिति, 2 डालेंगे द्वितीय फ्रिंज की स्थिति। इस प्रकार से आप n का मान रख करके अलग अलग स्थितियों में दीप्त फ्रिंज कहाँ बन रहा है वो ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अदीप्त फ्रिंज। इसी प्रकार ये बनता है विनाशी व्यतिकरण में, क्योंकि विनाशी
व्यतिकरण में पथांतर क्या होता है, सेम इसी प्रकार ये होता है विषम गुणक, λ/2 का विषम गुणक। ये इसका सूत्र है पथांतर का, इसको सम गुणक कहते हैं और इसको विषम गुणक कहते हैं। तो पथांतर पुनः इसी को हम रख देंगे XD/D इक्वल टू, यहाँ कटेगा नहीं, ये ब्रैकेट में इसलिए ये ऐसी लिखाएगा n-1 λ/2, इसीलिए इसकी स्थिति आ गई, d उधर पक्षांतर हो जाएगा तो 2n-1 λ/2 और d ऊपर चला जाएगा और नीचे आएगा स्मॉल d। ये समीकरण नंबर 6, ये अदीप्त फ्रिंज की स्थिति का सूत्र है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर n का वैल्यू जो है 1 2 3 इस तरह से विषम मानों के लिए 1 रखेंगे तो विषम आएगा, 2 रखेंगे तब भी विषम आएगा, तो ये विषम गुणक कहलाता है। तो ये है दीप्त फ्रिंज का सूत्र और ये दीप्त फ्रिंज का सूत्र। अब हम निकालेंगे, स्थिति तो पता चल गई, अब स्थिति के साथ दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकालेंगे, उसके बाद अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करेंगे। दीप्त और अदीप्त फ्रिंज की स्थिति के लिए व्यंजक ज्ञात किया, पहले पथांतर मिला, फिर पथांतर को दीप्त और अदीप्त में संपोषी और विनाशी व्यतिकरण के पथांतर के सूत्र से दीप्त के लिए स्थिति ये प्राप्त हुई है, x बराबर n λ/d/d। अदीप्त के लिए स्थिति x बराबर 2n-1 λ/2 इंटू d/d मिली है। अब हमारा मुख्य काम शुरू होता है फ्रिंजों की चौड़ाई का व्यंजक। तो फ्रिंज की चौड़ाई कैसे मिलती है, फ्रिंज की चौड़ाई निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, पहले हम समझ लेते हैं। फ्रिंजे जो है क्रमशः दीप्त अदीप्त दीप्त अदीप्त इस प्रकार के बने होती है। माना ये डार्क है, अदीप्त है इस प्रकार के, तो देखिए बैक टू बैक पहले दीप्त है फिर अदीप्त है, इस प्रकार के फ्रिंजे हमको मिलती है समान दूरी में। तो इसमें क्या हो रहा है, जब हम मान लीजिए पहले हम निकालते हैं अदीप्त फ्रिंज। अदीप्त फ्रिंज कौन सी है, ये एक अदीप्त फ्रिंज है और ये अदीप्त फ्रिंज दो दीप्त फ्रिंजों के बीच घिरी है। ये दीप्त फ्रिंज है और ये भी क्या है, दीप्त फ्रिंज है। अब हमको पता नहीं है कौन से क्रम का है, मान लीजिए ये एनवा है, नीचे वाला एनवे दीप्त है और उसके बाद नेक्स्ट दीप्त जो है क्या होगा, n+1वें दीप्त। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस ऊपर वाले फ्रिंज से नीचे वाले फ्रिंज में माइनस करेंगे दूरी में, स्थिति में ये बीच की चौड़ाई मिल जाएगी। इस टोटल डिस्टेंस में यहाँ तक की स्थिति और यहाँ तक की स्थिति में जब हम माइनस करेंगे यहाँ से यहाँ के बीच में, तो यहाँ की स्थिति क्या है, मान लो ऊपर n+nवे की स्थिति यहाँ से स्टार्ट होती है और इसकी स्थिति यहाँ खत्म होती है, तो ये दूरी और ये दूरी घटाएंगे तो ये बीच में क्या मिलेगा, अदीप्त। तो अदीप्त को निकालने के लिए दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों की स्थिति में अंतर, क्योंकि अदीप्त फ्रिंज दो दीप्त के बीच घिरा है, स्थित है, इसीलिए इसकी चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों की स्थिति में अंतर करना है। तो इसको चित्र में देखिए, आगे कौन है, n+1वें, ऐसा कर सकते हैं, आगे वाले का ऊपर का इसकी दूरी अधिक होगी, तो n+1वें दीप्त फ्रिंज की स्थिति माइनस करेंगे ये उसके नीचे वाला n+nवे के नीचे कौन है, nवे फ्रिंज, nवे दीप्त फ्रिंज की स्थिति। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इसके जस्ट अपोजिट हम जब दीप्त तक निकालेंगे तब करेंगे, जो प्रोसेस कर रहे हैं वही प्रोसेस हम दीप्त तक लिए करेंगे, लेकिन अदीप्त जैसे दो दीप्त के बीच घिरा है उसी प्रकार दीप्त जो है दो अदीप्त के बीच घिरा है, तो इसका उल्टा प्रोसेस करेंगे जब दीप्त तक निकालेंगे। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ऊपर है n+nवे दीप्त माना, नीचे nवे, तो हम ऊपर वाले स्थिति में नीचे एक माइनस करेंगे, बीच की चौड़ाई मिल जाएगी। क्लियर, चलिए तो इसको n+nवे को दीप्त वाला जो फार्मूला है ये, यहाँ पर n की जगह में n+1 रखते हैं, n की जगह में n+1 और बाकी चीज़ों को वही लिखेंगे λ/d/d। माइनस बोल रहे हैं ना, अंतर माइनस, तो माइनस लगा दीजिए। अब nवे दीप्त, nवे, ये nवे का ही सूत्र है, n की जगह में λ/d/d। यहाँ से दो चीज़ कॉमन दिख रहा है, ये फैक्टर और ये, इसको बाहर निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा n+1
माइनस ये n बाहर में होगा लेमडा डी अपान डी, ये n प्लस और ये माइनस वाला आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 1 और 1 का मल्टीप्लाई से करेंगे तो लेमडा डी अपान स्मॉल डी। ये इसकी चौड़ाई माना बीटा 1 है, तो ये माना गया अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, समीकरण नंबर 7। ठीक है, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई बीटा 1 मान लिया लेमडा डी अपान डी। अब हम आगे बढ़ते हैं, सेकंड चीज निकाल लेते हैं दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। जैसे अदीप्त का किया उसी प्रकार दीप्तक निकलेगा, दो क्रमागत। अब यहाँ पर लिखाएगा अदीप्त फ्रिंजियों की स्थिति में अंतर। अदीप्त फ्रिंज n प्लस nवे अदीप्त फ्रिंज और nवे अदीप्त फ्रिंज में अंतर, यहाँ पर हमने बताया था। अब निकाल रहे हैं दीप्त, क्या निकाल रहे हैं? दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। तो दीप्त माना ये दीप्त है, इसमें ऊपर में एक होगी अदीप्त फ्रिंज और नीचे में भी एक अदीप्त फ्रिंज, तो माना ये nवे है और ये nवे प्लस n प्लस 1वे है। तो इस अदीप्त में इस अदीप्त का स्थिति घटा देंगे तो ये दीप्त हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों की स्थिति में अंतर, माना ये ऊपर वाला n प्लस nवे है, n प्लस nवे अदीप्त फ्रिंज की स्थिति माइनस nवे अदीप्त फ्रिंज की स्थिति। अब इस फार्मूला का यूज करेंगे, अदीप्त फ्रिंज है इसलिए। अब ये हो गया समीकरण 7 आ गया। इसके बाद हम नेक्स्ट निकाल रहे हैं ये बीटा 2 माना दीप्त के लिए। आप किसी को भी पहले निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे दीप्त तक पहले निकालिए चाहे अदीप्त को। तो अदीप्त निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा n प्लस nवे, मतलब इस n के जगह में n प्लस 1 डालेंगे और बाकी चीज़ों को वैसे लिखेंगे 2 माइनस 1, बाकी क्या है लेमडा बाई 2 इंटू डी बटे स्मॉल डी माइनस nवे मीन्स ये वाला फार्मूला बिना कोई चेंजेस के n का n ही रहेगा तो लिख देंगे 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2 इंटू डी अपान डी। इन दोनों जगह से देखो ये और ये कॉमन है, बाहर निकाल देंगे। बाहर निकालने पर क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 2n, ये जो है इसको मल्टीप्लाई करके अंदर ले जाते हैं, 2n प्लस 2 माइनस 1, ये यहाँ बचा माइनस, यहाँ पर क्या बचेगा 2n माइनस 1, फिर बाहर में लेमडा 2 अपान डी। यहाँ ध्यान से देखो लेमडा 2 अपान डी यहाँ, और लेमडा 2 अपान डी ये पूरा बाहर निकाला, तो इस ब्रैकेट में बचा 2n प्लस 2 माइनस 1 और माइनस 2n माइनस 1। ठीक है, अब इस ब्रैकेट का और ओपन कर देते हैं, यहाँ बचेगा 2n और ये 2 में 1 माइनस करेंगे तो प्लस 1 आएगा, माइनस 2n, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 ना, और लेमडा 2 इंटू डी अपान डी, इधर बाहर कुछ नहीं करना, ये माइनस 2n प्लस 2n कट जाएगा, 1 को जोड़ेंगे क्या आएगा 2, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2, और इधर क्या बचा लेमडा 2 इंटू डी अपान डी। क्लियर, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बीटा डी हमारा बीटा 2 बचा लेमडा डी अपान स्मॉल डी। ये समीकरण नंबर 8। तो समीकरण 7 और 8 को देखिए, समीकरण 7 आया था बीटा 1 लेमडा डी अपान डी आया था समीकरण 7, समीकरण 8 बीटा 2 आया लेमडा डी अपान डी। कुल मिला के चाहे अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकालिए चाहे दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, दोनों का सूत्र एक ही आ रहा है। इसका मतलब हम कर सकते हैं इसके बाद अतः समीकरण 7 व 8 से स्पष्ट है कि चाहे बीटा 1 का मान हो चाहे बीटा 2 का मान हो, ये दोनों मान आया लेमडा डी अपान स्मॉल डी। अतः हम कह सकते हैं किसी फ्रिंज की चौड़ाई, किसी भी
चौड़ाई का फार्मूला आएगा बीटा का मान लेमडा डी अपान स्मॉल डी। ये कॉमन, दोनों का कॉमन चौड़ाई का सूत्र है। इसका मतलब चाहे द्वितीय फ्रिंज हो अद्वितीय फ्रिंज हो, दोनों ही स्थिति में उसकी चौड़ाई आती है लेमडा डी अपान डी। इस प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं ये जो जहाँ पर लेमडा तरंग दैर्ध्य है और कैपिटल डी जो है स्रोत व पर्दे के बीच की दूरी, और स्मॉल डी जो है दोनों स्लिटों के बीच की दूरी। ठीक है, इस प्रकार हम इसको प्रूव कर सकते हैं। बहुत ही आसान स्टेप में आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। इस तरह हम सबसे पहले पथांतर ज्ञात किए पाइथागोरस प्रमेय से, उसके बाद पथांतर ज्ञात करने के बाद स्थिति ज्ञात किए, स्थिति ज्ञात करने के बाद हमने दोनों द्वितीय और अद्वितीय फ्रिंज की चौड़ाई स्थितियों में अंतर से ज्ञात किया। इस प्रकार आपको उम्मीद है यह सॉल्यूशन डेरिवेशन समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको ज़रूर बना कर देखिए। एक बार बनाएंगे और वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल आपको एक एक स्टेप एक एक चीज़ें समझ में आ जाएगी। थैंक यू आप सभी को।